तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। हाँ, समझ सकता हूँ आपका पेपर मैथमेटिक्स का थोड़ा मतलब मॉडरेट टू हार्ड आया था, तो हालत तो अभी आपकी थोड़ी बहुत डगमगा चुकी होगी। लेकिन बेटा, आपको अपना हौसला बनाए रखना है, क्योंकि एक पेपर ही आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। क्योंकि आने वाले 4 पेपर भी बचे हैं, उन पर पूरा फोकस करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉन्फिडेंट रहिए। पेपर देखो, अगर पेपर हार्ड होता है तो सभी के लिए हार्ड होता है, और इजी होता है तो सभी के लिए इजी होता है। तो इस बार जो पेपर का जो लेवल रहा है, मैथ का पेपर का लेवल, वो हम कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, इस बार इतना लेवल हम कह सकते हैं इजी लेवल का नहीं आया है। और इसमें तो इस बार पता भी नहीं चल रहा था कौन सा बेसिक है और कौन सा स्टैंडर्ड है। बेसिक वालों को लग रहा था स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड वालों को फील हो रहा है बेसिक है। तो पेपर का लेवल बेसिक और स्टैंडर्ड का अच्छा खासा आया है। ठीक है, तो और सेट 3 अगर माने स्टैंडर्ड का, तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस को। साइंस के अंदर पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम टैकल करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पेपर का लेवल अब मॉडरेट टू हार्ड आने वाला है, तो हम भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसी लेवल पे करने वाले हैं। ठीक है, आपको उसी लेवल की प्रैक्टिस करवाई जाएगी यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भैया, बच्चे जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए तो उनका सिर्फ यही मन कर रहा था, खोपड़ी तोड़ साले का। तो CBSE वालों से कहना है भाई, थोड़ा पेपर को थोड़ा ज़्यादा हार्ड मत बनाइए, बच्चों को ड्यूएबल पेपर बनाइए। ठीक है, तो आई होप आपका भी रिएक्शन ऐसा ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बट हाँ, अब मैथ का जैसा होना तो हो गया, लेकिन साइंस में अपन को बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं है बाबा। ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है हमको। हम आपको बिल्कुल हार्ड लेवल और मॉडरेट लेवल के ही सवाल कराने वाले हैं। अगर कोई बच्चा सोच रहा है यहाँ पे मैं इजी लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो भाई वो वीडियो को छोड़ के अभी चला जाए। ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चन तो आप इजी तरीके से कर लोगे। दिक्कत आती है हार्ड लेवल के थोड़े आ जाते हैं और मॉडरेट लेवल के। ठीक है, तो चलो भाई पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, स्टडी द IV ग्राफ फॉर द 3 रजिस्टर R1 R2 एंड R3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको ये दिया है, तो आपको इसमें से सही बताना है। तो देखो बेटा, हमारा जो VI ग्राफ होता है, क्या जो हमारा VI ग्राफ होता है, वो उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप होता है आपका रेजिस्टेंस बेसिकली R। मतलब V/I का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका रेजिस्टेंस। होता है कि नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एग्जामिनर यहीं पर पकड़ेगा आपको, उसने IV ग्राफ दिया है और आप VI देखकर रेजिस्टेंस को स्लोप मान लोगे। लेकिन जब IV की बात आती है तो जो स्लोप होगा वो 1/R हो जाता है। क्या 1/R हो जाता है। तो इस पर ध्यान रखना, ये IV ग्राफ है ना कि VI ग्राफ। VI ग्राफ में रेजिस्टेंस R होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा स्लोप होगा उसकी जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उसकी सबसे कम होगी यहाँ पे, क्योंकि ये IV ग्राफ है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर अगर हम देखें तो R1 का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए था। ठीक है, सबसे ज़्यादा होना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि VI ग्राफ के हिसाब से R1 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन इसका क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं देखो दोनों के लिख लेता हूँ। अगर मैं VI ग्राफ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होगा R1, फिर R2 का होगा और फिर R3 का होगा। लेकिन यहाँ पर IV ग्राफ दिया है, तो IV ग्राफ के लिए R3 का ज़्यादा रहेगा, उसके बाद R2 का और फिर R1 का। ठीक है, आई होप आपको दोनों ही कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये मैं IV ग्राफ दिया था ना कि VI ग्राफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको अच्छे से करने सारे क्वेश्चन को। देखो ये सवाल दिया सेकंड, द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम इज आर। तो आपको ये 3-4 कॉम्बिनेशन दिए, इसमें से आपको बताना कि 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका है। तो अगर देखो इसको करेंगे तो ये किसमें, दोनों ही पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 2/2। तो इसका तो 1 ओम ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका 1 आ रहा है। ठीक है, पहला होना चाहिए, तो इसमें तो ओनली 4 कट गया। इसमें देखो तो ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये 3/3 हो गया, तो ये कट गया, तो इसमें भी 1 ओम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका देखेंगे तो देखो बेटा, ये दोनों किस में, ये दोनों आपकी सीरीज में, तो 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 2/6। ठीक है, तो 1/R की वैल्यू, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6/2, तो ये आ रहा है 3 ओम। तो ये तो नहीं हो सकता, थर्ड वाला नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो होगा ही होगा। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ, इसके अंदर सेकंड नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड इसके अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, तो ये देखो थर्ड तो है ही नहीं, तो पक्का आंसर नंबर C इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे मूव करते हैं। ये दिया एक और सवाल, बेहतरीन सवाल लिए गए, बहुत ही अच्छे सवाल लिए गए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो अच्छे से देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये दिया गया है कि 4 आइडेंटिकल रजिस्टर 12 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म ए स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द 2 पॉइंट 1 and 2, 1 और 2 के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। अगर आप देखें तो अगर इधर से करंट जा रहा है, मान लो यहाँ से कहीं करंट आया तो वो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, इसके दो पाथ हो गए। अब ये जो करंट है इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी सेम जाएगा। बेसिकली ये जो तीनों है ये किस में, ये तीनों ही आपके किस में लगे, सीरीज में लगे हैं, तीनों ही आपके सीरीज में लगे। तो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी हाँ सीरीज में लगे हैं, तो 12 + 12 + 12 या आपके हो गए 36 ओम, ठीक है। और ये इसके साथ लगा है पैरेलल में, देखो ये इसके साथ पैरेलल में लगा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी का इक्विवेलेंट बना देता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये 12 ओम हो गया और इन सभी का हो गया 36, ठीक है। तो यही तो हो गया अब, ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो क्या हो गया इसका आंसर, 1 इसके साथ सीरीज में 1/12 + 1/36, एलसीएम लोगे 36, 3 + 1 4/36, ठीक है, 36/4 हो जाएगा, यार की वैल्यू आ जाएगी कितना, 9 ओम, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार, मतलब जितने भी क्वेश्चन लिए गए सब शानदार सवाल लिए गए आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, ए वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच टू इट्स लेंथ इंक्रीज टू 3L। जैसे मान लो एक वायर है, क्या मान लो एक वायर है, ठीक है भैया, एक वायर है, जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है, वायर है जिसकी लेंथ क्या है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो L है, इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है। अब इसको स्ट्रेच कर दिया गया और इसकी जो लेंथ है, अब जो इसकी लेंथ है 3L हो गया, क्या जो लेंथ है इसकी बढ़कर क्या हो गई, लेंथ में इसकी 3L हो गई, ठीक है, लेंथ 3L हो गई, कोई दिक्कत है, लेंथ 3L हो गई, ठीक है भाई। अगर तो अब इसका एरिया पहले A था तो इसका तो एरिया क्या होगा, जैसी लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया कम होता जाएगा, तो एरिया 1/3 हो जाएगा। तो पहले अगर इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा तो वो क्या होगा, R = ρL/A होगा इसका। अगर इसका निकालूंगा नए वाले का R डैश का, तो वो क्या होगा, रो लेंथ 3L हुए, एरिया 1/3 हो गया है, तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को डिवाइड देंगे, R/R डैश, देखो ρL/L/A, रो 3L × 3/A, A से A गया, रो से रो गया, L से L गया, तो हो जाएगा R/R डैश = 9। तो जो ठीक है 9 ही होगा ना, सॉरी 9 नहीं होगा, गलत कर दिया हमने, कितना हो जाएगा ये 1/9 हो जाएगा। तो R डैश कितना हो गया, 9 टाइम्स हो जाएगा पुराने का 9 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो ये भी अच्छा सवाल है। द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब ऑफ रेटिंग 4 वोल्ट है 6 वाट डेट कैन वर्क सेफली विद डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टिंग सीरीज, ठीक है। तो मतलब कितने सारे बल्ब लगाने चाहिए सीरीज में, 4 वोल्ट के हो और 6 वाट की रोशनी दे रहे हो, ठीक है, और इनका इक्विवेलेंट आपको सप्लाई दे रहे हैं 240, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ बल्ब फाइंड करने, तो नंबर ऑफ बल्ब फाइंड करने के लिए सीरीज ही क्या होगा, आप टोटल ऐसे लिख सकते हो, टोटल सप्लाई, या फिर कह सकते हैं हम बीम सप्लाई डिवाइड में सप्लाई ऑफ ईच बल्ब, नहीं गलत कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं करेंगे, टोटल सप्लाई ऊपर लिखा जाएगा, टोटल सप्लाई डिवाइड बाय सप्लाई ऑफ ईच बल्ब, ठीक है, सप्लाई ऑफ ईच बल्ब। तो टोटल सप्लाई कितनी है इसकी, 240 वोल्ट है, और हर एक बल्ब कितनी है 40, तो कितने बल्ब लगेंगे 60 बल्ब लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सी होगा बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट टू अ पावर सप्लाई 220 वाट है, इफ द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब ऑफ सप्लाई आई दिया आपको 500 मिली एम्पियर, और आपसे पूछा है पावर क्या होगी, ठीक है। तो P = हमारा VI होता है, करंट को देखो पहले मिली में दिया तो इसे कन्वर्ट करो एम्पियर में, 10⁻³ होता है एम्पियर, ठीक है। वोल्ट कितना दिया 220, 500 × 10⁻³ देखो -3 है तो 1 2 3 0 इससे चली जाएंगी, तो जो होगा 110 वाट, 110 वाट। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आगे। देखिए बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर सवाल बेटा, बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है, बहुत सुंदर सवालों की कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसमें क्या है,
इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द निडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ वोल्टमीटर। देखो अगर पेपर हार्ड बना तो ऐसे सवाल जरूर आएंगे। द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर एंड द रीडिंग शोन बाय इट्स रेस्पेक्टिवली। देखो लीस्ट काउंट का मतलब समझो, लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि जो वोल्टमीटर है तो ये सबसे छोटी वैल्यू कौन सी नाप सकता है, उसी का मतलब लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमें देखना है जो ट्री है ये कितने भागों में डिवाइड है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो हमारा जो ट्री है 3 भागों में वो 20 भागों में क्या है डिवाइडेड है। तो हम लिख सकते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे लिखेंगे, इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे तो ट्री कितने में डिवाइड है 20 में। ठीक है, तो इसका कितना आएगा लगभग 3 का 20 से तो 0.1। ठीक है, तो 0.1। ठीक है, यहाँ पे 5 तो 0.15 आ जाएगा कम से कम इसका लीस्ट काउंट, 0.15 होना चाहिए आंसर। ठीक है, चलो तो 0. देखो यहाँ पर वोल्टेज भी निकालना है तो बी तो गलत हो गया और सी गलत हो गया, लेकिन ए और सी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे अच्छे से यहाँ तक हमारे पास कितना है। देखो यहाँ तक हमारे पास है 1.5। अब देखो लीस्ट काउंट इसका क्या है 0.15, तो देखो यहाँ पर भी 0.15 बड़ा होगा और यहाँ पर भी 0.15 बड़ा होगा, तभी तो यहाँ पे आई है निडल। देखो यहाँ पे आ गई निडल, तो मैं कह सकता हूँ 1.5 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.3, तो इसका आंसर आएगा 1.8। सही है ना, 1.8 वोल्टेज। तो देखो कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो ये भी बहुत शानदार सवाल है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब जो नया रजिस्टर वो पुराने के आधा हो गया है। इन डूइंग सो इफ अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज, अदर पैरामीटर को चेंज किया जाता है, द हीटिंग इफेक्ट इन द रजिस्टर विल बिकम। तो हीटिंग इफेक्ट होगा वो कितना हो जाएगा। देखो भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है, कोई दिक्कत है। ठीक है, V इज इक्वल टू V अपॉन आई हो गया R। तो रजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने रजिस्टेंस को आधा किया है तो करंट भाई यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, करंट 2 गुना हो जाएगा। तो इनिशियल में क्या होगी I स्क्वायर RT। ठीक है, हीट इतनी होगी, लेकिन जो नई हीट हो जाएगी, अब जो नई हीट होगी वो क्या होगी, डैश लिखा लूँ यहाँ पे I, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, 2I दिया है, मल्टीप्लाई करंट वो रजिस्टेंस R/2 है और टाइम तो सेम है। दोनों को कर दो भाई डिवाइड, दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो H अपॉन H डैश इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो यहाँ पे आएगा 4 I स्क्वायर। ठीक है, R/2 मल्टीप्लाई T से T गया, R से R गया, I स्क्वायर से R गया, इससे 2 गया। तो H अपॉन H डैश इज इक्वल टू 1/2 आ गया। जो नया जो आ रहा है वो पुराने के कितने गुना आ रहा है, पुराने के 2 गुना आ रहा है। ठीक है, जो नई हीट है वो पुरानी के 2 गुना आ रही है, मतलब 2 टाइम्स हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमने स्मॉल आई ले लिया और यहाँ पर कैपिटल आई, तो आप समझ जाना। ठीक है, उसे सही कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, वर्क डन इन मूविंग अ 5 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B इज 18 जूल। इफ पोटेंशियल एट पॉइंट A इज 25 वोल्ट देन फाइंड द पोटेंशियल एट B। ठीक है, हमें पोटेंशियल एट B निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो ये मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, और वर्क डन हमें कितना दिया 80 दिया है और चार्ज है 5, इसको काटेंगे 16 आ गया। ठीक है, हमें देखो VA दिया है, क्या VA दिया है कितना 25, तो माइनस के 25 VB इज इक्वल टू 16। कोई दिक्कत, VB कितना आ जाएगा यहाँ से 25 प्लस 16 कितना 41 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन कहीं दिए नहीं तो इसका आंसर रहेगा 41 वोल्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो असरसर रीजनिंग टाइप पता है बहुत खतरनाक है मैथ में, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो मैंने कठिन ही लेने की कोशिश करें, सारी क्वेश्चन कठिन लेने की ही कोशिश करें। असरसन दिया है, असरसन है ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज कनेक्टेड पैरेलल इन अ सर्किट। हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज कनेक्टेड ना पैरेलल इन सर्किट। सही बात है कि जो हम देखो पहली बात याद रखो, वोल्ट मीटर कंसेप्ट समझो, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया। तो और मीटर को
अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है, ठीक है। पैरेलल को जब वोल्ट मीटर को लगाएंगे हम हाई रेजिस्टेंस में लगाएंगे। क्यों भाई हाई रेजिस्टेंस में इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो सर्किट है, सर्किट से ये करंट को ना ले ले, सर्किट के करंट को ना ले ले। अगर सर्किट का करंट ले लिया तो सर्किट का जो करंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, रीज़न क्या है, ए वोल्ट मीटर शुड ड्रॉन मिनिमम करंट, सही बात है, वोल्ट मीटर मिनिमम करंट लेगा फ्रॉम द सर्किट, सही बात है, ज़्यादा करंट ले भी नहीं सकता। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म। हाँ भाई आ गए हम अब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट पे आ चुके हैं, ठीक है। किस पे, लाइट पे। लाइट अभी हमने 10 क्वेश्चन किसके करें, अभी हमने 10 क्वेश्चन कर लिए इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन हम करेंगे किसके, अब हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं आपके लाइट के, तो ठीक है। चलिए मूव करते हैं। चलिए भाई, और हाँ भैया आधा सफ़र तय हो चुका है, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी कर लो, क्योंकि ये वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके सामने दिया है टू गेट एन मैग्निफिकेशन -1 दिया है ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट भी, तो हमें यू पूछा है, ठीक है। यू पूछा हमसे, नेगेटिव में आएगी वो तो तय, यू पूछा हमसे, ठीक है। तो देखो एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू माइनस नहीं आएगा क्योंकि लेंस की बात हो रही है, ठीक है। वी अपॉन यू, तो -1 वी अपॉन यू, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का u, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/-u माइनस 1/u, तो हो जाएगा 2/u माइनस का 1/f, तो f की वैल्यू u की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2f, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई f की वैल्यू 20 थी, तो यहाँ से आ जाएगा u की वैल्यू माइनस के 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर आपका सी एकदम सही है। अब ये मत कहना नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव ही होती है हमेशा आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो साइन से। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल है आपके सामने ये दिया, बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है। अच्छे से समझ लेना बेटा, अच्छे से समझना इस सवाल को, ठीक है। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सवाल है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें सिर्फ एंगल का खेल है पूरा, किसका, एंगल का खेल है। तो देखो अगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और किधर जा रही है, टुवर्ड द नॉर्मल जा रही है, ठीक है। टुवर्ड द नॉर्मल जा रही है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं जो एंगल 1 है, क्या जो आपका एंगल 1 है ग्रेटर देन है एंगल 2 से, कोई दिक्कत है यहाँ पे, एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, एंगल 2 और एंगल 3, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है। और भाई अगर देखो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है तो एंगल 4 ग्रेटर होगा एंगल 3 के। हाँ भाई कुछ समझ में आया कि सब उड़ गया दिमाग से, कुछ समझ में आया या सब उड़ गया दिमाग से, सीधी सी बात थी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो, ये टुवर्ड द नॉर्मल, अच्छे से एक बार जूम कर लेते, एक बार अच्छे से और समझ लेते हो। देखो ये क्या है, टुवर्ड द नॉर्मल है, टुवर्ड द नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब आप देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों ही बराबर होंगे। और जो एंगल 3 और जो एंगल 4 की जब बात करूं तो देखो ये रे अवे फ्रॉम द जा रही है नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है तो एंगल 4 एंगल 3 से बड़ा होगा, कोई दिक्कत है। चलो और अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई क्या कर रहे हो बुरी हाल भर। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा चैनल को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक नहीं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जो अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए हाँ भाई, अब अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं छोटी बच्ची हो क्या, समझ में नहीं आता है क्या। क्यों भाई, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो मतलब अभी अब तक छोटी बच्ची ही रहे हो अभी तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि हाउ विल द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद ब्लैक पेपर। अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस का जो अपर हाफ को हम कहते हैं रैप कर दें किससे, ब्लैक पेपर से, ठीक है, ढक दें, तो क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं होगा, उससे ब्राइटनेस में कमी आएगी, बाकी तो शेप साइज सब एक सही रहता है, ठीक है। तो द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी वन हाफ, ये नहीं, द इमेज ऑफ द अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट
नॉट बी फॉर्म्ड, गलत। द ब्राइटनेस द इमेज विल रिड्यूस, ब्राइटनेस रिड्यूस होती है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके सामने क्या दिया है कि एक कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस कैसा होता है भाई, आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दी गई है। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो हमें डिस्टेंस बताना, यू निकालना, ठीक है भाई साहब। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे माइनस होगा, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, तो -3 इज इक्वल टू वी अपॉन यू, तो v की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का 3u, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो f 1/30 दिया है, ये हो जाएगा 1/3u माइनस का, ये माइनस का u, ठीक है। तो 1/30, तो ये हो जाएगा 3u, तो -1 -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3u, ठीक है। तो देखो 3 से गया 10 बार, तो u की वैल्यू यहाँ से माइनस का 40 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द कलर ऑफ लाइट फॉर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। तो बेटा याद रखेंगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, तो इसके वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे, हाँ एक और बेहतरीन सवाल देखिए, एकदम मतलब मज़ेदार सवाल लिए गए आपके लिए, ऐसे नहीं है कि एकदम ऐसे ही उठा लाया हूँ सवाल, चुन चुन कर लाए गए हैं, क्योंकि ये आपके पेपरों में आने वाले सवाल है, ठीक है। तो ये दिया है आपको डायग्राम, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एक्सेस, इसका टाइप बताना, ठीक है। एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ओ डैश वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। देखो पहली बात तो यहाँ से जो रे वो डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्स हो रही है, और डाइवर्स हो रही है तो पक्का कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स हो नहीं सकता। तो ये गया और ये गया, ए और बी में से कोई हो सकता है। अब देखो ये इधर जाएगी तो इसकी इस तरीके से रेज आएंगी और यहाँ से एक रे आएगी, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी यहीं तो बनेगी कहीं बिटवीन ओ एंड वाई, बिटवीन ओ एंड वाई, तो ओ डैश नहीं, बिटवीन ओ एंड वाई, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी देखो इमेज वाले सवाल लिए हुए हैं यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पर ध्यान रखेंगे। रेफरेंस टू डायग्राम शोन अबव, ए कॉनकेव मिरर इज शोन विद द ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी। देखो जब भी सी पे रखा रहता है तो आपको पता हो हमेशा इमेज सी पे बनती है। तो यहाँ से जाएंगे लाइट ऑफ रे, तो देखो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट रे होती है वो हमेशा फोकस से जाती है, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा हमारा गलत बन गया है यहाँ पे, आप जानते हैं कि ये इमेज हमेशा सी पर ही बननी चाहिए, क्या जो सी ऑब्जेक्ट को अगर सी पे रखते हो तो हमेशा सी पर ही बनती है, तो यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है। इमेज हमारी यहीं पर बनती है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें से कौन सा गलत है, इसमें से हमारा कौन सा गलत है। तो इमेज फॉर्म इज रियल, इमेज रियल ही बनती है। इमेज फॉर्म इज इनलार्ज, इनलार्ज नहीं बनती भाई, ये गलत है। सेम साइज की बनती ना, सेम साइज की इमेज बनती है, तो इनलार्ज नहीं बनती, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें गलत है। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये भी ग्लास स्लैब से लिया, हर एक टॉपिक को उठाया गया है, ठीक है। द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर टू पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट ए बी सी एंड डी, तो विच ऑफ दिस इज करेक्ट। तो देखो लाइट रेज इस तरीके से ग्लास स्लैब में आती है, ठीक है, फिर इस तरीके से होकर ऐसे जाती है। तो देखो इसमें कौन सा इसे मैच कर दो, ये तो बिल्कुल सीधी चलेगी, तो बिल्कुल गलत है। देखो ये आए, हाँ देखो ये बिल्कुल सही है इसकी। देखो ये इधर की तरफ नीचे की तरफ थोड़ा ऐसे हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो स्ट्रेट आई है ना, स्ट्रेट तो आ ही नहीं सकती, तो ये भी गलत है, यहाँ पे आपका गलत ही हुआ, इस तरीके से हुआ कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, ए मिरर एक्स इज यूज फॉर कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस। तो एक्स का यूज़ किया जाता है सोलर फर्नेस के लिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट सनलाइट। एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो भाई एक्स तो पक्का सोलर फर्नेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो तो कॉनकेव भी होता है, और मिरर्स में हम वाई कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, तो एक्स कॉनकेव होना चाहिए और वाई आपका कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो देखेंगे द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज रियल, हाँ कॉनकेव रियल इमेज बनाता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, एक्स वर्चुअल बना रहा है, थर्ड तो नहीं होगा, ये हटा दो पहले। वाई इज रियल, वाई रियल नहीं होगा, वाई वर्चुअल होगा, ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड हो सकता है, एक्स इज रियल डिमिनिश्ड एंड इट्स ऑन फोकस, द इमेज फॉर्म्ड बाय वाई इज वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड डायरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपका असर रीजन टाइप। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये बात सही है, जब भी
एयर से, जैसे कह सकते हैं जब भी एयर से आपकी लाइट रेज आती है, कहाँ से, जब भी आपकी लाइट रेज एयर से आती है, किधर की तरफ जाती है, एयर से जा रही है आपकी कहाँ, ग्लास में, तो देखेंगे एयर से आपकी ग्लास में जा रही है, ठीक है। तो एयर से जब ग्लास में जाती है तो वो किधर जाती है भाई, 1 मिनट, गलत कर रहे हैं भाई, बार बार डायग्राम सही नहीं बनना, तो वो टूवर्ड द नॉर्मल जाती है, क्या, टूवर्ड द, अबे यार डायग्राम हमारा, अब देखो इसका नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, तो वो किधर जाती है भाई, टूवर्ड द नॉर्मल जाती है, ठीक है, टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, तो टूवर्ड द नॉर्मल आती है, ठीक है। तो स्पीड, तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, असर्शन सही है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज इन अ डेंसर मीडियम, सही है। रेयर से जब आप डेंसर में आते हो, देखो यहाँ पे आपका ग्लास स्लैब है, सॉरी यहाँ पे आपका डेंसर मीडियम है, तो यहाँ एयर है, एयर से आप किस में आ रहे हो, ग्लास में, ग्लास में आ रहे हो, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी आपकी, स्पीड डिक्रीज होती है, क्या होती है, स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है बेटा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन नंबर 20 पूरा हो चुका है, आगे चलते हैं, तो ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखेंगे और ऑल द बेस्ट, आपके सारे एग्जाम अच्छे ही जाएंगे, तो आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे और मैं भी आपके लिए बहुत शानदार शानदार कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। आपका काम है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भेज देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।